हेलो स्टूडेंट्स, क्लास नाइन्थ में आपकी एक यूनिट कंप्लीट हो गई है। आपकी पहली यूनिट थी गृह प्रबंध, अर्थात गृह प्रबंध में आपने पढ़ा कि गृह प्रबंध किस तरीके से होता है। गृह प्रबंध में गृह व्यवस्था होती है। गृह व्यवस्था किस तरीके से हम करते हैं। गृह व्यवस्था के बाद आपने पढ़ा कार्य व्यवस्था। घर में कार्य व्यवस्था क्या होती, क्योंकि गृह व्यवस्था के ही दो मुख्य भाग थे, कार्य व्यवस्था, अर्थव्यवस्था। तो हमने पढ़ा कि कार्य व्यवस्था क्या होती है, अर्थव्यवस्था क्या होती है, अर्थव्यवस्था किस तरीके से की जाती है, कौन कौन सी चीज़ें हम उसमें ध्यान रखते हैं। तो ये सारी चीज़ें हमने पढ़ी। तो उसमें आपकी फ़र्स्ट यूनिट कंप्लीट हो गई है। जिन्होंने नहीं पढ़ा है वो एक बार रिवाइज़ कर लेंगे। इसके बाद आपकी सेकेंड यूनिट स्टार्ट हो रही है, जिसमें आप स्वास्थ्य के बारे में पढ़ेंगे। आपका स्वास्थ्य के लिए कौन कौन सी चीज़ें ज़रूरी हैं, क्योंकि आपका सिलेबस कुछ कम हुआ है तो इसमें आपके 2 चैप्टर नहीं आएंगे। जैसे कि आहार से संबंधित जो चैप्टर थे, स्वास्थ्य का अर्थ, परिभाषा और आहार, ये आपके सिलेबस में इस बार नहीं है। लेकिन क्योंकि स्वास्थ्य के बारे में जानने के लिए इनके बारे में हमें थोड़ा बहुत जानना बहुत ज़रूरी होता है, तो हम सबसे पहले जानेंगे। वैसे तो आपके चैप्टर का नाम है, जो ये चैप्टर आप पढ़ेंगे, स्थानीय स्वास्थ्य संस्थाएं, प्रशासन तथा सेवाएं। अर्थात हमारे स्थानीय जो राष्ट्रीय हैं या केंद्रीय हैं, कौन कौन सी स्वास्थ्य सेवाएं हैं, कौन कौन सी संस्थाएं हैं और उनके क्या क्या कार्य होते हैं, ये सब हम इस चैप्टर के अंतर्गत पढ़ेंगे। लेकिन सबसे पहले स्वास्थ्य सेवाओं के बारे में, संस्थाओं के बारे में जानने से पहले हमें जानना होगा कि स्वास्थ्य क्या होता है। तो एक ब्रीफ सा थोड़ा सा हम जान लेते हैं इसके बारे में। पहले स्वास्थ्य जो है वो जनरली अगर हम कहें कि अगर कोई व्यक्ति बीमार नहीं है तो हम उसे स्वस्थ नहीं कहेंगे कि ये व्यक्ति बीमार नहीं है तो ये स्वस्थ है, क्योंकि बीमार होना और स्वस्थ होना दोनों में बहुत डिफरेंस है। स्वस्थ होने के लिए जो पहले कई परिभाषाएं आई कि स्वास्थ्य क्या होता है, बहुत लोगों ने डिस्कस किया स्वास्थ्य क्या है, स्वस्थ कैसे रह सकते हैं, स्वस्थ रहने के लिए कौन कौन सी चीज़ें ज़रूरी होती हैं। तो यहाँ पर पहले डिस्कस हुआ कि जिस व्यक्ति को बीमारी है वो तो स्वस्थ है नहीं, ये तो चलो डिफ़ाइन हो गया। लेकिन जिस व्यक्ति को बीमारी नहीं है, क्या वो पूरी तरीके से स्वस्थ कहला सकता है। उसके बाद WHO ने एक परिभाषा दी, अपनी तरफ से पूरा क्लियर किया कि स्वास्थ्य को हम क्या कह सकते हैं। तो यहाँ पर है कि कोई व्यक्ति तभी स्वस्थ कहला सकता है यदि वह शारीरिक, मानसिक और सामाजिक रूप से स्वस्थ हो। अर्थात यहाँ हमने 3 चीज़ें पढ़ी, शारीरिक, मानसिक और सामाजिक। तो शारीरिक रूप से स्वस्थ स्वास्थ्य क्या होता है वो तो आप समझ ही गए कि शारीरिक रूप से स्वस्थ वो व्यक्ति है जो क्रियाशील है, अर्थात जो अपना कार्य अच्छे से कर सकता है, जिसकी क्रियाशीलता में कोई कमी नहीं है और जो रोगग्रस्त नहीं है। शारीरिक रूप से वो व्यक्ति स्वस्थ है। उसके बाद है मानसिक रूप से स्वस्थ, अर्थात उससे कोई मानसिक विकार नहीं है। विकार का मतलब यहाँ पर सिर्फ विकृति से नहीं है। मानसिक विकार में है कि वो तनाव में नहीं है, उनका जो चित्त है वो शांत है, मन शांत है, वो चीज़ों को समझ सकते हैं। जो जैसे अगर वो कहीं बैठे हैं वो समझ सकते हैं, समझकर बोल सकते हैं। तो वहाँ पर ये बात है कि व्यक्ति जो है वो तनावग्रस्त ना हो, तनाव मुक्त हो, चिंता से बिल्कुल रहित हो। तो वो व्यक्ति जो है उसको हम कहेंगे मानसिक रूप से स्वस्थ हैं। इसके बाद है सामाजिक स्वास्थ्य। सामाजिक स्वास्थ्य में आएगा कि आप लोगों के जो समाज है, जो हमारा समाज है, वो व्यक्ति सामाजिक हो, अर्थात वो दूसरों से मिलता हो, बातें कर सकता हो। अगर कोई व्यक्ति ऐसा है कि जो दूसरों से मिलकर बात करने में हेजिटेट होता है, बात नहीं कर पाता है, या फिर वो लोगों से अच्छे संबंध नहीं है, अर्थात उसकी जो मोरल वैल्यू है, उसकी जो सामाजिक शिक्षा है वो ठीक नहीं है, वो बड़ों का आदर नहीं करता, छोटों से ठीक से बात नहीं करता है, मतलब उसे नहीं पता है कि किस तरीके से किसके साथ बिहेव करना है, कैसा व्यवहार आपको किस व्यक्ति के साथ करना चाहिए, अपने गुरु के साथ, माता पिता के साथ, अपने भाई बहनों के साथ। तो उसमें क्या होता है कि वो व्यक्ति सामाजिक रूप से स्वस्थ नहीं कहलाता। किंतु जिसको पता है, जो सामाजिक नियमों के अनुसार चलता है, सामाजिकता को समझता है, सभी व्यक्तियों के साथ उसका व्यवहार अच्छा है, लोगों के साथ बैठ सकता है, बातें करता है, तो वो सामाजिक रूप से स्वस्थ है। अर्थात स्वास्थ्य की पूर्ण परिभाषा है कि व्यक्ति जो है वो शारीरिक, मानसिक और सामाजिक रूप से स्वस्थ हो। तो ये तो था हमारा व्यक्तिगत स्वास्थ्य।
इसको हम बोलते हैं व्यक्तिगत स्वास्थ्य। इसके बाद एक और पॉइंट इसमें आता है जन स्वास्थ्य, अर्थात संपूर्ण समाज के स्वास्थ्य की अगर हम बात करें, संपूर्ण समुदाय के स्वास्थ्य की बात करें, वो होता है जन स्वास्थ्य। जन स्वास्थ्य में आएगा कि जन स्वास्थ्य जो है वो संपूर्ण समाज का स्वास्थ्य है। तो मतलब हमें क्या करना है कि सिर्फ अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखने की बजाय हम कुछ ऐसे काम करते हैं जिसमें हम ध्यान नहीं रखते कि जन स्वास्थ्य पे कोई फ़र्क पड़ भी रहा है या नहीं। तो आज जो हम संस्थाएं पढ़ेंगे वो मेनली जो है वो व्यक्तिगत स्वास्थ्य को लेकर नहीं है, जन स्वास्थ्य को लेकर है कि सरकार जो है वो जन स्वास्थ्य के लिए क्या क्या योजनाएं चलाती है, उनके पास कौन कौन सी संस्थाएं हैं इससे रिलेटेड काम करने के लिए। तो यहाँ पर हम पहले ये जान लें कि व्यक्तिगत स्वास्थ्य में और जन स्वास्थ्य में बहुत ही गहरा संबंध होता है। मान लीजिए आप अपने व्यक्तिगत स्वास्थ्य का ध्यान रखते हैं, किंतु अगर जन स्वास्थ्य है, जैसे आजकल का ये सबसे बड़ा उदाहरण है, जैसे कोरोना डिजीज़ चली हुई है, कोविड-19 का जो दौर है, यहाँ पर आप लोग ऑनलाइन क्लासेस चला रहे हैं, स्कूल नहीं जा सकते, लॉकडाउन भी हुआ, आपने देखा कि लोग घरों में मतलब पैक हो गए, वहाँ से बाहर नहीं निकल पाए। तो यहाँ पर है कि मान लीजिए आप स्वस्थ हैं, लेकिन जो बीमारियाँ होती है वो दूसरे व्यक्ति से भी आप तक पहुँच सकती हैं। तो ये नहीं है कि आपको लगे कि हमारी तरफ से सब लोग बीमार हो जाएं लेकिन हम बचे रहें, तो आप भी कब तक बचे रह सकते हैं। तो यहाँ पर बात है कि हम लोगों को ध्यान रखना चाहिए, हमें ये जिम्मेदारी हमारी भी है कि हम ध्यान रखें कि हम अगर हम हैं तो हम दूसरों तक उसको ना फैलाएं, और हम कोशिश करें कि बीमारियां ऐसी ना फैले जो कहीं ना कहीं महामारी का रूप ले लेती हैं। जैसे कई बार हैज़ा, डेंगू, मलेरिया, इन बीमारियों ने भी महामारी का रूप लिया है, अब इनकी दवाई आ गई है। ऐसे ही हमारा कोविड-19 भी है, जो ये बीमारी आजकल चली हुई है, ये सब क्या है कि एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक पहुंच जाती है। तो यहाँ पर अगर हम बात करें कि अगर जन स्वास्थ्य नहीं होगा, अगर सब लोग अपने व्यक्तिगत स्वास्थ्य का, खुद के स्वास्थ्य का और जन स्वास्थ्य का ध्यान नहीं रखेंगे, तो ये महामारी जो है वो ठीक नहीं हो सकती। इसमें कहीं ना कहीं हमारी भी जिम्मेदारी है कि हम अपने स्वास्थ्य का और जन स्वास्थ्य का ध्यान रखें। तो यहाँ इससे हम समझ गए हैं कि जो व्यक्तिगत स्वास्थ्य है और जो जन स्वास्थ्य है वो काफ़ी हद तक उसमें जो संबंध है वो काफ़ी घनिष्ठ संबंध है। तो इसके बाद अभी हमने पढ़ा व्यक्तिगत स्वास्थ्य है, जन स्वास्थ्य है। अब हम पढ़ते हैं इन दोनों के बीच में एक्चुअली जन स्वास्थ्य के नियम क्या है, जन स्वास्थ्य के नियम क्या है। अर्थात अभी जैसे मैंने बात की कि हमारी जिम्मेदारी होती है कि हम जन स्वास्थ्य का भी ध्यान रखें, तो जन स्वास्थ्य के नियम क्या क्या हैं। इसका सबसे पहला नियम है मतलब वैसे जन स्वास्थ्य का मतलब क्या है कि हम लोगों को चाहिए कि हम उन लोगों का भी ध्यान रखें, इन चीज़ों का भी ध्यान रखें कि जिससे दूसरों को भी बीमारी फैलने से बचे। तो कई बार हमारी जो दैनिक दिनचर्या होती है उसमें हम कई बार ऐसे कार्य करते हैं कि जिससे रोग फैलते हैं। जैसे हमें पता है कि गंदा पानी पीने से आपने जब छोटी क्लासेस में भी पढ़ा होगा, 7th 8th 9th 7th में 8th में 6th में, कि जो हैजा बीमारी है वो अशुद्ध जल पीने से फैलती है। तो कुछ बीमारियां ऐसी होती है जो अशुद्ध खाना और जल से फैलती हैं। जैसे हैजा फैलाने में मक्खियां जो है वो बहुत रूप से सहायक होती हैं, क्योंकि इधर उधर गंदगी पड़ी होती है, वो उस पर बैठ जाती हैं, फिर वो आपका, अगर आप खाना ढककर नहीं रखोगे, खाने पर बैठ जाती हैं, तो आपका खाना जो है वो दूषित हो जाता है। तो मतलब यहाँ पर निर्भर करता है कि आपको नहीं पता वो कूड़ा करकट किसने फेंका, लेकिन मक्खी खाने पर आकर बैठ गई, तो यहाँ पर कोई ना कोई दूसरे की स्वास्थ्य के लिए भी जिम्मेदार हो सकता है। तो अब हम पढ़ते हैं कि जन स्वास्थ्य के नियम, अर्थात जन स्वास्थ्य को बनाए रखने में हमें कौन कौन से नियमों का पालन करना चाहिए। सबसे पहले आपका है खांसने और छींकने में सावधानी, कि हमें ध्यान रखना चाहिए। जैसे कि अगर आपको कोई प्रॉब्लम है, इन्फेक्शन हो गया है गले में, या कुछ बीमारी भी है, जुकाम है, खांसी है, वायरल है, तो कई बार लोग क्या होते हैं, खांसते छींकते समय मुंह पर कपड़ा नहीं रखते हैं, कहीं भी छींक देते हैं। तो जैसे ही आप छींकते हैं या खांसते हैं तो क्या होता है कि आसपास के वातावरण में जो कीटाणु हैं वो पूरे फैल जाते हैं। अगर वहाँ कोई और व्यक्ति खड़ा है, दूसरे व्यक्ति खड़े हैं, मान लीजिए आप भीड़ में खड़े हैं कहीं, आपने ऐसे ही छींक दिया, तो वो जो कीटाणु है वो उस वातावरण में फैल जाएंगे और आसपास के लोगों को भी संक्रमित कर देंगे। अगर आपने 4 लोगों को और संक्रमित किया है, फिर वो भी अगर ऐसे ही छींकेंगे, तो इस तरीके से क्या होता है कि बीमारी फैलती चली जाती है, रोग जो है वो रुकता नहीं है। तो जैसे ही अगर देखिए, खांसने और छींकने की क्रियाएं रोकने वाली नहीं है, अनैच्छिक क्रियाएं हैं, ये अपने आप ही होती हैं, किंतु हमें ये ध्यान रखना होता है, हमें ये नहीं ध्यान रखना कि हमें कब खांसना है, कब छींकना है। हमें ध्यान रखना है कि जब हम खांसें
या छींके, तो जितना हमसे संभव हो सके, एक तो हमें दूसरे व्यक्तियों से अर्थात भीड़ से थोड़ा दूर हटकर छींकना चाहिए या खांसना चाहिए। और यदि हम पास में बैठे हैं, एकदम से हम उठकर दूर नहीं जा सकते, तो हमें अपने मुंह पर रुमाल रख लेना चाहिए, जिससे दूसरे व्यक्ति को कोई भी नुकसान ना पहुँचे। अच्छा, ये सावधानी हमें क्यों रखनी चाहिए? इस सावधानी का हमारा मुख्य लक्ष्य ये है कि अगर आपको किसी भी प्रकार का रोग है, कोई भी आपके शरीर में जीवाणु है, कीटाणु है, तो वो दूसरे व्यक्ति तक ना पहुँचे, जिससे जन स्वास्थ्य जो है वो प्रभावित ना हो। दूसरा फिर आपका है, एक तरीके से हम एक ही पॉइंट में डिस्क्राइब भी कर सकते हैं, वातावरणीय स्वच्छता, अर्थात कि पर्यावरणीय स्वच्छता, पर्यावरण को स्वच्छ रखना, क्योंकि जो बीमारियां हैं वो अस्वच्छता से बहुत ज़्यादा फैलती हैं। और स्पेशली अगर हम जन स्वास्थ्य की बात करें तो यहाँ तो जो पर्यावरणीय स्वच्छता है वो बहुत ही ज़रूरी है हमारे लिए, उसका हमें बहुत हद तक ध्यान भी रखना होता है। तो पर्यावरणीय स्वच्छता में हमारा आ जाएगा, आपने 7th क्लास में या 8th क्लास में पढ़ा भी होगा पर्यावरणीय स्वच्छता क्या होती है। व्यक्तिगत स्वच्छता हमारी खुद की स्वच्छता होती है, और पर्यावरणीय स्वच्छता जो है वो होती है कि हम अपने वातावरण का ध्यान रखें, गंदगी वातावरण में ना फैलाएं। तो यहाँ पर हम पढ़ते हैं इसका पर्यावरणीय स्वच्छता रखने के लिए हम क्या क्या कर सकते हैं। तो पहला पॉइंट हमारा है जहाँ तहाँ ना थूकना। जैसे कई लोग होते हैं जो सड़क पर चलते हुए थूकते हुए चलते हैं, या पूरा मतलब रोड को सबको गंदा करके रखते हैं, तो ये बहुत ही गंदी आदत है। अगर आपको आवश्यक है, अगर कोई परेशानी है, थूकना है, तो जहाँ पर जगह है, कूड़ेदान है, पीकदान है, वहीं पर आपको थूकना चाहिए। और अगर आप लोग, जैसे कुछ लोग होते हैं जो पान खाते हैं, ये बहुत ही गंदी आदतें हैं, लेकिन फिर भी अगर आप लोगों को ये किसी को भी मतलब अगर किसी व्यक्ति को ये आदत है तो उसको एक पीकदान में या वहीं पर थूकना चाहिए, और उसको भी समय समय पर, हमेशा अपने स्वास्थ्य के लिए भी उसको समय समय पर DDT से या फिनाइल से हमेशा साफ़ करते रहना चाहिए। यदि व्यक्ति इधर उधर कहीं भी थूक देते हैं, कूड़ा फैला देते हैं, तो इससे हमारा वातावरण बहुत गंदा होता है, और उसमें ऐसे जीवाणु होते हैं जो अन्य लोगों तक भी पहुंच जाते हैं। तो इससे हमें ध्यान रखना चाहिए कि मक्खियाँ भी उन पर बैठती हैं, और बहुत सारे मतलब पर्यावरण को स्वच्छ रखने के लिए हमें इस बात का स्पेशल ध्यान रखना चाहिए। फिर है कूड़ा करकट कूड़ेदान में डालना। जैसे हमारे घर का कूड़ा करकट है, हम लोग अपने घर में कूड़ा सब जगह नहीं फैला के रखते कि जहाँ मन किया हमने कूड़ा फैला दिया। हम एक जगह पर एक कूड़ेदान में ही कूड़ा डालते हैं। तो हमें ऐसे ही अपने वातावरण का भी ध्यान रखना चाहिए कि अगर हम सड़क पर चल रहे हैं, अगर आपके हाथ में कोई कूड़ा है और अभी आपको कूड़ेदान थोड़ा दूर दिख रहा है, तो आप उसे सड़क पर फेंकने की बजाय कूड़े को कूड़ेदान में ही डालें। ऐसा नहीं कि आपने कूड़ा कहीं भी फेंक दिया। अगर आप सड़क मान लीजिए कहीं भी कूड़ा फेंक देते हैं, गली में फेंक देते हैं, तो क्या होता है, कई बार क्या होता है, हम घर में तो कूड़ेदान में इकट्ठा कर लेते हैं, फिर उस कूड़े को उठाकर गली में डाल देते हैं। हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। या तो नगर निगम की जो गाड़ी आती है उसमें कूड़ा डाल देना चाहिए। गांव में जैसे क्या होता है कि एक जगह होती है, हम लोग तो जैसे खेत में भी होते हैं, किसान भी हैं, गांव में ज़्यादातर लोग किसान होते हैं, तो हम लोगों को उसका खाद बना लेना चाहिए। कूड़ा जो है उसको गड्ढे में दबाकर हम उसका कंपोस्ट बना सकते हैं, या फिर उसको एक बड़े कूड़ेदान में कहीं डालना चाहिए। हमें ऐसी सड़क पर गली में कूड़ा नहीं फैलाना चाहिए, क्योंकि जो मक्खियाँ हैं वो कूड़े पर बैठती हैं और फिर किसी के खाने पर बैठती हैं, तो उससे क्या होता है, जन स्वास्थ्य बहुत ज़्यादा प्रभावित होता है। इसके बाद है शौचालय का प्रयोग। हमें शौच के लिए कभी भी खुले में, अभी हमारे प्रधानमंत्री साहब ने भी बहुत ज़्यादा मतलब इस बारे में बोला है, और ये हमें खुद भी सोचना चाहिए। इतना मतलब हर घर में ज़्यादातर शौचालय हैं, अगर नहीं है तो बनवा लें। तो हमें अपने स्कूल में बने हुए शौचालय और अपने घर में जो शौचालय है, जहाँ भी आप जाते हैं वहाँ पर हमें शौचालय का ही प्रयोग करना चाहिए। ऐसे खुले में शौच नहीं करना चाहिए, उससे बहुत ज़्यादा गंदगी फैलती है और बीमारियाँ भी बहुत फैलती हैं। तो अभी हमने पढ़ा हमारा स्वास्थ्य क्या होता है, व्यक्तिगत स्वास्थ्य क्या होता है, जन स्वास्थ्य क्या होता है, दोनों में क्या संबंध हैं, और जन स्वास्थ्य बनाए रखने के लिए हमें कौन कौन से नियमों का पालन करना ज़रूरी होता है। नेक्स्ट क्लास में इतना पहले तो आप रिवाइज़ करके आएंगे, आप सभी को पता होना चाहिए स्वास्थ्य क्या है। उसके बाद, क्योंकि ये चीज़ें समझ आने के बाद हम पढ़ेंगे कि भारत में हमारे जन स्वास्थ्य का प्रशासनिक ढांचा क्या है, वो केंद्रीय स्तर पर कैसे कार्य करते हैं, राज्य स्तर पर कैसे कार्य करते हैं, जिला स्तर पर कैसे कार्य करते हैं, कौन कौन सी संस्थाएं हैं जो जन स्वास्थ्य का ध्यान रखती हैं। तो ये सब हम
नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। फ़िलहाल आप ये अपना पढ़ के आएंगे जितना आपको पढ़ाया गया है। ओके क्लास।